कहने को तो विशाल चौहान कानून का रखवाला था, लेकिन उसने बीवी बच्चों के रहते न सिर्फ छोटे भाई की पत्नी को फांस रखा था, बल्कि दोस्त की बहन से शादी करने की तैयारी कर रहा था। एक वकील होते हुए उसने कानून तोड़ने का जो दुस्साहस किया था, उसके अंजाम में उसकी 35 वर्षीय पत्नी वर्षा गोलियों का शिकार हो गई। आखिर किस कदर बिछती चली गई जुर्म की बिसात। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है, इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। कहने को तो विशाल चौहान कानून का रखवाला था, लेकिन उसने बीवी बच्चों के रहते न सिर्फ छोटे भाई की पत्नी को फांस रखा था, बल्कि दोस्त की बहन से शादी करने की तैयारी कर रहा था। एक वकील होते हुए उसने कानून तोड़ने का जो दुस्साहस किया था, उसके अंजाम में उसकी 35 वर्षीय पत्नी वर्षा गोलियों का शिकार हो गई। आखिर किस कदर बिछती चली गई जुर्म की बिसात। पढ़ें सब कुछ इस कथा में। नाश्ता करने के बाद एडवोकेट विशाल चौहान ने एक बैग में अपने पहनने के कुछ कपड़े पैक किए, शेविंग आदि का सामान रखा, परफ्यूम रखा, बैग में मोबाइल का चार्जर ठूंसता हुआ सीधा बस अड्डे जा पहुंचा। उसने बिजनौर जनपद से अपनी ससुराल उदयपुर जाने वाली बस पकड़ ली। 1.5 महीने से उसकी पत्नी वर्षा अपने मायके में जमी हुई थी। वह उससे इस कदर नाराज थी कि फोन पर भी बात नहीं करती थी। बात 13 जून 2024 की है। विशाल को अचानक चौखट पर आया देखकर वर्षा चौंक गई। अंदर चलने को नहीं बोलोगी? विशाल बोला। कौन? हाँ आओ ना। वर्षा पति विशाल को अपने कमरे तक लेकर जाने लगी। इसी बीच परिवार के लोगों ने भी उसे देखा और खुशी से भाभी बोल पड़ी, अरे देखो देखो दामाद जी आए हैं। अरे परी देखो तुम्हारे पापा आए हैं। कुछ मिनटों में ही पूरे घर में सभी को मालूम हो गया था कि दामाद जी आए हैं। सभी ने अनुमान लगा लिया कि वह वर्षा और परी को लेने आए हैं। वर्षा अपनी ससुराल जाएगी। घर में खुशी का माहौल बन गया था। वर्षा न चाहते हुए भी उस खुशी में शामिल हो गई थी। पति की आवभगत में जुट गई थी। शरबत, पानी और चाय, नाश्ते से लेकर दिन के अच्छे भोजन तक से विशाल का स्वागत किया गया। वर्षा को भी देखकर हर किसी को ऐसा लग रहा था मानो पति के प्रति शिकायतों का मैल धुल गया हो। वह भी बेहद खुश नजर आ रही थी। उसकी खुशी की एक वजह और भी थी। विशाल ने उसे चुपके से कहा था, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है। उसके 2 दिन पहले जन्मदिन भी है, क्यों ना हम लोग इस मौके पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराएं, उनसे मन्नत मांगाएं। विशाल की यह बात पहले तो वर्षा को दिन में देखे गए किसी सपने की तरह लगी, लेकिन सोचा कि शायद विशाल में बदलाव आ गया हो। इसका पति ने पुरानी भूलों को लेकर माफी मांगने का एक छोटा सा प्रमाण भी दिया था। ये भी कहा था कि सुमन से उसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, उसकी शादी तय हो गई है। हम दोनों को मोहित ने अभी से आमंत्रित कर दिया है। दरअसल 15 जून को वर्षा का जन्मदिन था और 18 जून को उसकी शादी की सालगिरह थी। कब चलना है? वर्षा ने पूछा। अभी चलते हैं, कहता हुआ विशाल हंसने लगा था। अभी कैसे? कल चलेंगे, मोहित को बोल देता हूँ गाड़ी बुक करवा कर लेता आएगा। विशाल ने 13 जून को बाबा खाटू श्याम जाने का प्रोग्राम बना लिया। और ऋतु, मेरा मतलब है परी, वर्षा बोली, उसे यहीं छोड़ देंगे, हम लोग चलेंगे ना, हनीमून मनाएंगे, वहां से लौटने के बाद अपने घर चल पड़ेंगे। विशाल हंसता हुआ बोला, ठीक है, तैयारी कर लेती हूँ, अपने पहने हुए कपड़े दे दो, धो देती हूँ। वर्षा और विशाल के बीच पुराने गिले शिकवे मानो खत्म हो गए थे। वर्षा खुश और संतुष्ट नजर आ रही थी, जबकि विशाल के चेहरे पर विचित्र मुस्कान की चमक थी। उसकी मुस्कुराहट के अर्थ उस वक्त नहीं निकाले जा सकते थे, लेकिन उसमें कुछ संदिग्ध भाव अवश्य छिपे थे। 18 जून 2024 को दिन में राजस्थान में खाटू श्याम जाने वाली सड़क पर विशाल, मोहित और वर्षा की गाड़ी सर पर दौड़ रही थी। गाड़ी को मोहित का दोस्त सोनू भूमिहार ड्राइव कर रहा था। हालांकि इससे पहले 13 जून को विशाल वर्षा को लेकर मोहित के पास गया। वहां एक रोज ठहरने के बाद उत्तराखंड, फिर 15 जून को वर्षा का जन्मदिन यूपी में मनाया गया। वहां के धार्मिक स्थलों पर घूमने के बाद वे जयपुर, अजमेर, पुष्कर घूमने के लिए निकल पड़े।
विशाल की योजना थी कि वे अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंचेंगे। गाड़ी ब्यावर होकर जोधपुर जाने वाले रास्ते पर थी। जैसे ही गाड़ी ब्यावर और बर के बीच पहुंची, विशाल ने गाड़ी रुकवा दी। ऐसा उसने अपनी सीट बदलने के लिए किया था। वर्षा से बोला, तुम अगली सीट पर सोनू के साथ बैठ जाओ, उसे गूगल मैप के अनुसार रास्ता समझाना, मैं यहीं थोड़ा आराम करता हूं। उसके बाद वर्षा अगली सीट पर चली गई और पीछे सिर्फ विशाल और मोहित रह गए। बर कस्बे से निकलने के बाद थोड़े समय में अंधेरा हो गया। वहां एकदम सुनसान था। वर्षा अपनी यादों में खोई थी, लेकिन उसकी नजर गूगल मैप पर ही टिकी थी, जिसमें दिखा रहा था आगे 300 मीटर पर लेफ्ट। उसके ठीक पीछे बैठे विशाल ने कुटिल मुस्कान के साथ मोहित को देखा और तुरंत ही अपने दोनों हाथों से 35 वर्षीय पत्नी वर्षा का गला पकड़ लिया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त बैठे हैं, बोलती हुई वर्षा खांसने लगी। कारण, विशाल उसका गला दबाने लगा था। वर्षा सीट बेल्ट बांधे थी। उसने दोनों हाथों से विशाल के हाथ पकड़ लिए और छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विशाल के सख्त हाथ नहीं छुड़ा पाए। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वह छटपटा कर रह गई। चंद मिनटों में ही उसका सिर एक ओर लुढ़क गया, आंखें फैल गईं। गाड़ी सर पर दौड़ती रही। वर्षा सीट पर लेटी रही। उसके चेहरे को विशाल ने उसकी चुन्नी से ढक दिया था। सुबह के 4 बजे गाड़ी बिलाड़ा पहुंच गई थी। वहां से सोनू ने विशाल के इशारे पर गाड़ी को पाली जिले के सोजत सिटी के रास्ते पर ले लिया था। थोड़ी दूरी पर ही हाईवे पर अटपड़ा गांव का बोर्ड दिखा। वहां एकदम सुनसान था। गांव के बाहरी इलाके में विशाल ने गाड़ी रुकवा दी। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और अनजाने सुनसान इलाके में सड़क के किनारे वर्षा की लाश को ढकेल दिया। लाश जमीन पर छोटे से गड्ढे में गिरी। तभी वर्षा की लाश के सीने पर विशाल ने देसी कट्टे से 2 फायर झोंक दिए। फिर मोहित ने विशाल से कट्टा ले लिया और वर्षा की गर्दन पर गोली दाग दी। सन्नाटे में गोलियों की आवाज गूंज उठी, जिससे तीनों डर गए और वर्षा की लाश को घर से 900 किलोमीटर दूर वहीं छोड़कर तुरंत वहां से निकल गए। सब कुछ विशाल और मोहित की पहले से बनाई गई योजना के तहत ही हो रहा था। वैसे उन्होंने लाश को जमीन में गाड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन सुबह होने और गोली चलने की आवाज के फैलने की वजह से लाश वहीं छोड़ दी। सूर्योदय होने के साथ ही 19 जून 2024 को राजस्थान के पाली जिले के थाना सोजत सिटी के निर्जन क्षेत्र में शव पाए जाने की सूचना पर इंस्पेक्टर कपूर राम पटेल कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम ने लाश को अपने कब्जे में लेकर उसकी तहकीकात शुरू कर दी थी। लाश के सीने में गोली लगने के निशान से स्पष्ट था कि उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस सुनसान इलाके में फेंककर फरार हो गया है। सोजत सिटी थाने की पुलिस ने 1000 सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों के बारे में पता लगाया। राजस्थान के टोल प्लाजा पर पुलिस ने गुजरने वाली गाड़ियों के नंबरों और रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज की सघन जांच की तो एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिल गया। उसके आधार पर राजस्थान पुलिस आरोपी को तलाशने लगी। एसपी चूनाराम जाट ने इस केस को सुलझाने के लिए सीओ सोजत सिटी देरावर सिंह सोहा की देखरेख में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में इंस्पेक्टर कपूर राम पटेल द्वारा घटना का पता लगाने के लिए लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की जाने लगी। उधर वर्षा के घर वाले इस चिंता से परेशान हो रहे थे कि उसे निकले हुए 6 दिन हो गए, लेकिन वह लौटी नहीं। चिंता का एक कारण और भी था कि वर्षा की छोटी बहन रीना ने 17 जून को घूमने फिरने के बारे में जानने के लिए फोन किया था, लेकिन वर्षा का फोन स्विच ऑफ था। उसके बाद उसने विशाल को फोन किया था। विशाल का जवाब सुनकर रीना को हैरानी हुई। विशाल ने बताया था कि वर्षा 17 जून की शाम 6 बजे कहीं गुम हो गई है। ये बात रीना के गले नहीं उतरी और जब इसकी जानकारी घर में दूसरे लोगों को हुई तब मानो कोहराम मच गया। वर्षा के पापा यशपाल सिंह, भाई आशीष चौहान को आश्चर्य हुआ। वे सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे किसी अनहोनी को लेकर आशंकित भी हो गए। वर्षा यशपाल की 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी और रीना सबसे छोटी। वर्षा की शादी बिजनौर जिले के उदयपुर गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जसपुर गांव में संजय कुमार चौहान के बेटे विशाल कुमार चौहान से हुई थी। जसपुर उत्तराखंड में आता है। सोजत सिटी थाने के इंस्पेक्टर कपूर राम पटेल ने लाश का मुआयना कर कई बातें नोट की। लाल सलवार सूट में मृतका चेहरे से राजस्थान के आसपास के राज्य की ही लग रही थी। उसकी मांग में सिंदूर भरा था। माथे पर बिंदिया और हाथों में चूड़ियां उसके शादीशुदा होने की गवाही दे रही थी। शरीर पर 3 गहरे ताजा जख्म भी दिख रहे थे, जिनसे खून रिसकर सूख चुका था। इसे देखकर अनुमान लगाया गया कि उसे नजदीक से गोली मारी गई होगी। लाश की तस्वीरें आसपास के थानों में भेज दी गईं।
उस तारीख को वर्षा के पापा और भाई नजदीक के थाने में वर्षा की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराने गए। उन्होंने उसके लापता किए जाने का आरोप पति विशाल पर ही लगा दिया। सोजत सिटी थाने से आई लाश की तस्वीर जब उन्हें दिखाई गई तो उन्होंने वर्षा के रूप में उसकी पहचान कर ली। इस तरह से लाश की शिनाख्त हो गई थी। उधर विशाल और मोहित ने भी अपने बचाव में वर्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट जसपुर में लिखवानी चाहिए। तब तक वहां की पुलिस को उनके बारे में कई जानकारियां मिल चुकी थी, यहां तक कि उनकी गाड़ी के नंबर की पहचान भी हो चुकी थी। 20 जून 2024 को जसपुर पहुंची राजस्थान पुलिस विशाल और मोहित को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। उदयपुर गांव निवासी वर्षा के घर वालों ने उसकी हत्या के मामले में पति विशाल कुमार, ससुर संजय कुमार, रजनी, अभिषेक, अंजलि, मोहित उर्फ मुन्नू के खिलाफ गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये कहानी एक ऐसे आशिक मिजाज विवाहित वकील विशाल चौहान की है जिसे अपनी वकालत और कानून पर बहुत अभिमान था। वह अपनी बीवी वर्षा चौहान पर धौंस दिखाता रहता था। खुद तो अपने दोस्त की बहन सुमन को प्रेमजाल में फंसाए हुए था, साथ ही अपने भाई की पत्नी अंजलि से भी नाजायज रिश्ता कायम कर रखे थे। लेकिन पत्नी से विश्वासघात करने वाला विशाल अपनी ही पत्नी वर्षा को बदचलन कहता था। उसकी हरकतों से वर्षा बेहद परेशान रहती थी। इस बात को लेकर वर्षा की विशाल से हर रोज लड़ाई हो जाती थी। एक दिन जब वर्षा की सहन शक्ति जवाब दे गई, तब वह अपनी बेटी को लेकर 5 किलोमीटर दूर मायके चली गई थी। पत्नी के मायके जाने के बाद विशाल तन्हाई के दौर से गुजर रहा था। अचानक उसे सुमन का ख्याल आया। उसने कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया और उसके घर मांडवा खेड़ा जा पहुंचा। सुमन उसके दोस्त मोहित की बहन थी, जिसके पास उसका बेरोक-टोक आना जाना लगा रहता था। मोहित से उसकी अच्छी दोस्ती थी। उनके बीच दोस्ती क्या कहें, आर्थिक तौर पर कमजोर मोहित पर उसके ढेर सारे एहसान थे। गाहे-गाहे वह उसकी पैसे से मदद करता रहता था। मोहित उदयपुर के मांडवा खेड़ा का रहने वाला था। जब से उसने उसकी बहन सुमन को देखा था, वह उसके दिल में उतर गई थी। वह उसके मोहक प्यार में पागल था। सुमन भी उससे दिलोजान से मोहब्बत करती थी। वह उसके साथ जीवन गुजारना चाहती थी। डील डॉल कदकाठी से स्मार्ट दिखने वाले विशाल को वह एक सच्चे हमसफर की नजर से देखती थी। उसे अपने दिल में बसाए हुए थी। हालांकि उसके मन में विशाल के विवाहित होने की एक टीस भी थी। यहीं पर आकर सुमन का मन कुछ पल के लिए ठिठक जाता था। एक रोज विशाल जब उसके घर पहुंचा तो सुमन सामने देखकर बेहद खुश हो गई थी। तुरंत हमेशा की तरह चाय नाश्ता ले आई थी। पास में ही एक किनारे खड़ी हो अपने दुपट्टे को दांतों तले दबाती हुई बोली, भैया तो घर पर नहीं है। तो क्या हुआ, तुम तो हो। विशाल छूटते ही बोला, वो तो हूँ। सुमन बोली, तुम्हारी चाय कहाँ है? लाती हूँ, पहले बेसन की मिठाई खाओ ना, मैंने बनाई है। कहती हुई सुमन ने मिठाई की प्लेट उठाकर विशाल के सामने रख दी। इस दौरान उसका दुपट्टा सरक आया था। तिरछी नजर से विशाल उसके झांकते उभार को देखता हुआ बोला, आज तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं। झूठ, एकदम झूठ, आंखें नहीं, कुछ और देख रहे हो। कहती हुई सुमन वहां से चली गई। विशाल समझ गया कि उसकी चोर निगाह पकड़ में आ गई थी। कुछ समय में ही सुमन एक गिलास पानी लेकर दोबारा आए। तुम बहुत होशियार हो और समझदार भी। विशाल बोला, वो तो हूं ही, मगर तुमसे एक बात पूछनी है। सुमन बोली, पूछो। पूछनी क्या कहनी है? सुमन थोड़ी चिंतित भाव से बोली, मतलब भैया को हमारे तुम्हारे बारे में मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है? यही न कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। विशाल बोला। इस पर सुमन चुप बनी रही, कुछ बोली नहीं। दोबारा विशाल ही बोला, मैं तो तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं। लेकिन ये कैसे होगा? तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। सुमन बोली। बीच में ही विशाल बोल पड़ा, अरे वह कोई शादी है, अपनी मर्जी कहाँ उसमें, न प्यार, न इजहार और न तुम जैसी अदाएं। भैया तो बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी भी है। सुमन सवाल के अंदाज में बोली, हाँ है तो, लेकिन वह तो वर्षा की भी बेटी है। नाराज होकर मायके चली गई है। मैं यहाँ पड़ा हूँ, तुमने मनाया ही नहीं होगा। सुमन बोली, क्यों मनाऊं उस बदचलन बेहया को? मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। विशाल बोला, ऐसे कैसे रहोगे मेरे दोस्त? यह मोहित बोला था। उसी वक्त मोहित आ गया था। उसने विशाल और सुमन के बीच की कुछ बातें सुन ली थीं। अरे मोहित, तुम आ गए। कैसे हो दोस्त? देखो ना सुमन को, समझाओ इसे, कहाँ वह और कहाँ वर्षा। विशाल बोला। तब तक सुमन वहां से चली गई। मोहित ने पूछा, कैसे आना हुआ अचानक? वर्षा झगड़कर बच्चे के साथ मायके चली गई। मन नहीं लग रहा था। क्या करूं, मेरी जिंदगी तो उजड़ी हुई लगती है। विशाल बोला, सब ठीक हो जाएगा। वह जब आए तब मुझे खबर करना, मैं उससे समझाऊंगा।
कोशिश करूंगा बताने के लिए कि वह तुम्हारी भावनाओं को समझे। मोहित बोलने लगा। तभी सुमन भी पानी का गिलास और चाय मोहित के लिए लेकर आ गई। नहीं दोस्त, उसे समझाने से कुछ नहीं होगा। उसने मन में गांठ बांध ली है मुझसे अलग रहने की। ऐसे में तुम ही बताओ कि मैं कब तक उसकी बेहयाई को झेलता रहूं। देखो, तुम अभी परेशान दिख रहे हो, आए हो थोड़ा आराम कर लो। खाना खाकर ही जाना, मोहित बोला और सुमन को खाने में कुछ खास बनाने के लिए बोला। उसके बाद दोनों अपने अपने काम धंधे की बातें करने लगे। मोहित ने भी अपनी कुछ समस्याएं बताईं तो विशाल ने उसे दूर करने की सलाह दी। बातों बातों में वर्षा के मायके जाने का कारण भी पता चल गया। विशाल ने बताया कि उसे जब से उसकी बहन के प्रेम संबंध के बारे में मालूम हुआ था तब से वह एकदम आक्रामक बन गई थी। एक दिन इसी गुस्से में मायके चली गई। वहां वह मजे में अपनी बहन और भाई के परिवार के साथ रह रही है। उसका कहना है कि वह कभी वापस नहीं आने वाली है। रात के खाने के वक्त विशाल मोहित से जिद कर बैठा कि वह जल्द से जल्द सुमन की शादी उसके साथ करवा दे। इससे दोनों परिवारों का भला हो जाएगा। बदले में वह उसे कोई अच्छा सा रोजगार शुरू करने में आर्थिक मदद करेगा। उसके परिवार की माली हालत सुधर जाएगी और उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। विशाल की बातें तो अच्छी थीं, लेकिन एक ही अड़चन उसकी बीवी वर्षा थी। दोनों देर रात तक इस पर चर्चा करते रहे। हालांकि मोहित भी चाहता था कि सुमन की शादी विशाल से हो जाए। इसकी भी कई वजहें थीं। एक वजह तो ये कि मोहित उसके पैसे की मदद के आसान तले दबा हुआ था। दूसरी वजह सुमन के साथ बना विशाल का गहरा प्रेम संबंध था। इसे लेकर पास पड़ोस के लोग दबी जुबान में बातें भी करने लगे थे। इससे बदनामी का डर सताने लगा था। तो फिर तुमने क्या सोचा सुमन के बारे में? विशाल अचानक बोल पड़ा। मेरे और घर वालों के सोचने से क्या होता है वर्षा के रहते? मोहित बोला। एक आइडिया है, मगर तुम्हें साथ देना होगा। विशाल धीमी आवाज में बोला। क्या, उसे तलाक दे दोगे? मोहित तपाक से बोल पड़ा। पहले तुम वादा करो साथ दोगे, तब बताऊंगा। मैं वकील हूं, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं जो गलत करूंगा। ऐसा कुछ करूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। विशाल बोला और मोहित को अपनी योजना समझाने लगा। योजना सुनकर पहले तो मोहित घबराया, फिर सहज होकर बोला, दोस्त, इसमें तो खतरा भी है। कुछ नहीं होगा, मैं वकील हूं, कानून की धाराएं अच्छी तरह जानता समझता हूं। ऐसा गेम खेलूंगा कि तुम भी क्या कहोगे मैंने कैसी चाल चली है। विशाल कमरे में अकेला लेटा था। सुमन याद आ रही थी, लेकिन बार बार उसे वर्षा की बातें दिमाग पर चोट मार रही थी। मेरे रहते तुमने किसी और को प्रेम जाल में फंसा लिया है। वह झगड़ती हुई बोले जा रही थी। तुम इतने गिरे इंसान हो गए, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपने छोटे भाई की बीवी के साथ सोते हो और मुझे ही वकालत का पाठ पढ़ाते हो। खुद तो चरित्रहीन हो और मुझ पर ही नाजायज संबंध का आरोप लगाते हो। तुम्हारे साथ तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। दरअसल वर्षा अपने पति की आशिक मिजाजी को अच्छी तरह जानती थी। उसे अपनी देवरानी के साथ नाजायज रिश्ते के बारे में मालूम था और दोस्त मोहित उर्फ मन्नी आधा बरप्या की मात्रा आधा हमायना की बहन सुमन के प्रेम संबंध के बारे में भी पता चल गया था। इस पर उसने कई दफा पति को समझाने की कोशिश की थी, अपनी 7 साल की बेटी का भी वास्ता दिया था। फिर भी उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगी थी। उल्टे उसने सुमन से ब्याह रचाने की बात उगल दी थी। इसका कारण भी बताया था कि उससे किसी भी तरह का सुख नहीं मिला है। इसके बाद तो वर्षा एकदम से बिफर गई थी। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारी करतूत के बारे में बता दूंगी, यहां से लेकर मायके तक के लोगों के बीच बदनाम कर दूंगी। नहीं सुधरे तो तुमको कोर्ट तक घसीट ले जाऊंगी। भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं भी देखता हूं तू मुझे कैसे रोकती है सुमन से शादी करने से। कहता हुआ विशाल दांत पीसने लगा था। हालांकि वर्षा भी बेहद सुंदर थी। शादी के 9 साल बाद भी किसी कमसिन लड़की जैसी दिखती थी। सेक्सी भी दिखती थी। आकर्षक पहनावे में उसका रूपर खिल उठता था। विशाल की उससे सिर्फ यही शिकायत बनी रहती कि उसे मनचाहा दहेज नहीं मिला था। बार बार वर्षा का ताना मारना भी विशाल को अच्छा नहीं लगता था कि उसकी शादी गलत जगह हो गई है। उसकी तो अच्छी सरकारी नौकरी वाले से शादी तय हो गई थी। इस तरह एक बार जब झगड़े की शुरुआत होती तो काफी समय तक चलता रहता था। 18 जून 2015 को उनकी शादी के बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जब उन्होंने तकरार, ताने और शिकवे शिकायत के बगैर प्यार के कुछ पल गुजारे होंगे। इसका मलाल विशाल को बना रहा और वह प्यार पाने के लिए दूसरी औरतों की आंखों में झांकने लगा। उनके दिल में उतरकर अपने दिल की प्यास बुझाने लगा।
मौका मिलते ही जिस्मानी प्यास शांत करने से भी पीछे नहीं हटता और जब उसने मर्दानगी दिखाई तो भाई की बीवी से लेकर दोस्त की कमसिन बहन तक उसके आगोश में आ गईं। लेकिन वह बीवी की नजरों से नहीं बच सका और पकड़ा भी गया। इन्हीं तमाम बातों को याद करते करते विशाल को कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह को जब विशाल नींद से जागा तो फ्रेश होने के बाद उसने मोहित को एक बार योजना समझाते हुए कहा कि जैसे ही वर्षा नाम का कांटा निकल जाएगा फिर सुमन से शादी करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। मोहित से उसने कहा कि ससुराल पहुंचने के बाद जैसे ही मैं तुम्हें फोन करूं तो तुम गाड़ी लेकर पहुंच जाना। इसके बाद आगे का काम मैं कर दूंगा। वर्षा की हत्या के बारे में पुलिस ने एडवोकेट विशाल कुमार चौहान से सख्ती से पूछताछ की तो इसके पीछे की दिलचस्प कहानी निकल कर आई। जसपुर के मोहल्ला चौहान गुजरातियान वार्ड नंबर 3 निवासी विशाल कुमार पुत्र संजय कुमार चौहान ने अपनी पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या सुनियोजित ढंग से की गई थी। कार चालक सोनू भूमिहार पर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मृतका के पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ भादंवी की धारा 498, 302, 201 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने मृतका की हत्या के आरोपी पति विशाल मोहित उर्फ मन्नू को गिरफ्तार कर लिया था। कार चालक सोनू भूमिहार कथा लिखने तक फरार था। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।